हेलो गाइस, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतनी भारी मात्रा में व्यूज़ देते हैं, वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को जो भी इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बेटा आपको पता है कि आपके इस वीडियो के व्यूज़ और लाइक मिलने से क्या होता है, कमेंट मिलने से थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ता है और हौसला बढ़ने से हम कुछ आगे वाले वीडियो में बेहतर तरीके से आपको बताने और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है, काम करते हैं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता है। ठीक है, इसलिए सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो और हो सके तो कमेंट भी करिए। और अगर आप नए चैनल पर हैं तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन घंटी को भी दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मैं बार बार नहीं कहूँगा, क्योंकि जब तक आपका ये बोर्ड एग्जाम हम ख़त्म नहीं करा देते हैं, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम शुरू नहीं हो जाता है, तब तक हम आपको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और एक बात कि इतना एग्जाम खत्म नहीं, एग्जाम जैसे आज केमिस्ट्री का पेपर हो गया, राइट, तो आज बायोलॉजी का पेपर हो गया, तो पेपर होने के बाद भी हम लाइव आएंगे और जो भी क्वेश्चन आपका आया रहेगा, जो भी अलग अलग कोड वाले होंगे, सबका पेपर हमारे पास रहेगा और सबके क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे और दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, ये क्वेश्चन मैंने तैयार कराया था और हमारे चैनल से ये क्वेश्चन देखिए आया है। इसलिए विश्वास रखिए, आशा रखिए, ठीक है, विश्वास के साथ वीडियो को बने रहिए, चैनल को बने रहिए चैनल पर और लगातार वीडियो को अपडेट करते रहिए, देखते रहिए, क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करते रहिए, ठीक है, और घर पर भी मेहनत करते रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। हम भी पूरी ऊर्जा के साथ, हमारी पूरी टीम आपको क्या कर रही है, बेहतर से बेहतर वीडियो मुहैया करा रही है। ठीक है, और साथ में एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ काम करा रहे हैं हम लोग और इसी ऊर्जा के साथ हम चाहते हैं आप भी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो कल मैंने वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था, तो उससे कुछ लोग घर पे जाके पढ़े होंगे। तो जो जो बच्चे कल घर पे जाके पढ़े हैं, कुछ चेंज किए हैं, टाइम टेबल बनाए हैं, पढ़ने का मन बना लिए हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हाँ, हमारा मोटिवेशन का जो स्पीच था, जो मोटिवेशनल का उद्देश्य था, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर आपको एक नए वीडियो के साथ, जो कि आंसर क्वेश्चन पेपर वही है, उसी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, आज उसी को लेकर के हम प्रयास करेंगे कि ये सेट आपका WZ खत्म हो जाए इसी वीडियो में और इसी वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन आज लेके आए हैं वो क्वेश्चन आपका क्या है कि रासायनिक उर्वरक और जैव उर्वरक में अंतर बताइए। ठीक है, अर्थात केमिकल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर में डिफरेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, पढ़े नहीं हो तब भी यार, एक कॉमन सेंस की बात है, आदमी कॉमन सेंस लगा के आप लिख सकते हो। थोड़ा सा आप टॉपिक को केवल थोड़ा सा आप फोकस करो, उत्तर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, जिनको ये नहीं पता है कि उर्वरक किसे कहते हैं। ठीक है, क्या उर्वरक किसे कहते हैं ये नहीं पता है, तो मैं सिंपल भाषा में बताना चाहूँ, उर्वरक का मतलब होता है खाद, जिसे आप बोलते हो। सभी के पास खेत होगा, कृषि होगा, तो उसी कृषि में जो आप फसल उपज बढ़ाने के लिए खाद डालते हो, जिसे गोबर की खाद हो या यूरिया हो, डाई हो, तो इसी को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं, हिंदी में उर्वरक कहते हैं। और अगर इसी उर्वरक या खाद को अगर देखा जाए तो ये दो तरह के खाद होते हैं और आप दो तरह के खाद का प्रयोग भी करते हो। एक तो आपके घर में जो कूड़ा करकट, गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, सड़ी गली जो पुआल है, पैरा जिसे बोलते हो, वो सब ले जाके खेतों में क्या करते हो, डाल देते हो या एक गड्ढे में डाल के सड़ा देते हो और जब वो खाद बन जाता है तो निकाल के खेतों में आप क्या करते हो, ट्रैक्टर के माध्यम से, टाली के माध्यम से भिजवा देते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार से जैविक खाद हुआ। यहाँ लिखा है ना जैव उर्वरक, उर्वरक माने खाद, जैव माने जीवों से तैयार।
तो पेड़ पौधों की पत्तियां क्या हैं, बोलो सजीव पार्ट ही है, और जीव से ही गोबर मिल रहा है तो वो भी खाद का काम करता है, भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, फसलों में उपज बढ़ाता है। तो ये जैव उर्वरक है, जैविक उर्वरक कहो, जैव उर्वरक कहो। और रासायनिक उर्वरक का मतलब ऐसे खाद जो रासायनिक तत्वों से बने हो, केमिकल से बना हो, जैसे यूरिया। यूरिया आपके घर पे नहीं बनता दोस्तों, हम मार्केट से खरीदते हैं यूरिया, और वो यूरिया क्या है, रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए वो क्या है, रासायनिक उर्वरक कहलाता है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, सिंपल अंतर है कि रासायनिक उर्वरक को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और ये रासायनिक तत्वों से बनते हैं, और जो आपका जैव उर्वरक होता है ये जीवधारियों के सड़े गले पदार्थ, गोबर, मल मूत्र, इससे मिला के क्या होता है, इनको सड़ा करके बनाया जाता है, ठीक है। और ये बायो फर्टिलाइजर किसी तरह से कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो आपका रासायनिक उर्वरक है ये नुकसानदेह है, क्योंकि इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, मिट्टी जहरीली हो जाती है। कहने को तो ये भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है जो रासायनिक उर्वरक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बार 4 किलो आपने खाद डाला है तो अगली बार 5 किलो, फिर अगली बार 6 किलो, यानी दिन दिन हम क्या कर रहे हैं, यूरिया की मात्रा बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हमारे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। उसको बढ़ाने के लिए हम एक्स्ट्रा खाद डाल रहे हैं। इसलिए अब जो एक नया सिस्टम चला है ऑर्गेनिक खेती करने का, मैंने वीडियो में बताया था, एक वीडियो बना करके, तो उस ऑर्गेनिक खेती पे लोग जोर डाल रहे हैं और उस खेती को शुद्ध जैविक खाद अर्थात जीवों के द्वारा सड़े गले गोबर व मल मूत्र को सड़ा करके खाद डाल के खेतों में पैदावार कर रहे हैं। खासकर सब्जियों की खेती इसी तरह से की जाती है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा केमिकल का प्रयोग करोगे, रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक खाद का, उतना ही मिट्टी प्रदूषित होगी और भूमि की उर्वरक शक्ति भी क्या होगी, कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए रासायनिक और जैविक उर्वरक में अंतर आपको यहाँ पर मैंने स्पष्ट किया। लिखना कैसे, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से हेडिंग करना है आपको कि रासायनिक उर्वरक, ठीक है, तथा जैव उर्वरक, या इसी को जैविक भी कह सकते हो, ठीक है, जैविक उर्वरक में अंतर, जैविक उर्वरक में अंतर, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। तो इस तरफ आप लिखिएगा, ठीक है, कि रासायनिक उर्वरक तथा जैव उर्वरक, रासायनिक उर्वरक तथा जैव उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। फिर एक तरफ आप कॉलम बना लीजिएगा, यहाँ पर छोटा सा कॉलम बनाइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि रासायनिक उर्वरक, उर्वरक को मैंने बोला खाद बोल सकते हो, ठीक है, और यहाँ लिखिएगा जैव या जैविक उर्वरक लिख सकते हो, ठीक है, जैव या जैविक उर्वरक, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, खाद ही लिखोगे, ठीक है। तो दोनों में अंतर की बात करते हैं, यहाँ पे क्रमांक डालते हैं, सीरियल नंबर 1, ठीक है। रासायनिक उर्वरक क्या है कि यह रासायन अर्थात केमिकल से बना होता है, ठीक है। और इधर की बात करें तो यह जीव जंतु के अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जैसे सड़े गले पत्तियां, गोबर व मलमूत्र आदि से बना होता है या बनता है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्लियर हो गया। और दूसरे की बात करें अगर हम, ठीक है, तो यह प्रायः, ठीक है, उद्योगों में बनता है, फैक्ट्रियों में, उद्योगों में बनता है। यह हमारे घरों में, ठीक है, बनता है, हमारे घरों में बनता है, घरों पर कर दीजिए ज़्यादा ठीक है, ठीक है, बनता है। और तीसरा क्या है, यह कीमती होता है, महंगा होता है, यह कीमती होता है। और यह क्या होता है, फ्री होता है,
फ्री होता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, फिर चौथे की बात करें तो जैसे यूरिया, पोटाश, ठीक है, यूरिया, पोटाश, डाई आदि कह सकते हो। और इसमें जो है आपका गोबर का खाद, मलमूत्र, सड़े गले अपशिष्ट, ठीक है। तो ये एक तरह से आप क्या कर सकते हो, अंतर यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि रासायनिक खाद जो होता है यह रसायन अर्थात केमिकल से बना होता है, और जो जैविक खाद होता है यह जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, जो गोबर होता है, मलमूत्र होता है, अनावश्यक पदार्थ, उनको सड़ा गला करके क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है, फिर यह उद्योगों में बनता है, जो केमिकल या जो रासायनिक उर्वरक है उनको फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, और जो यह जैविक खाद होता है हमारे घरों पर बनता है। ठीक है, गड्ढा खोद करके उसमें डेली का डेली खरपतवार डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, फिर उस क्या होता है, सड़ के क्या होता है, खाद के रूप में बदल जाता है, फिर उससे हम उठाकर खेतों में क्या करते हैं, डलवा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर जो रासायनिक खाद होता है ये कीमती होता है, मार्केट में जाओगे 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 पेट करते हो तब ये मिलता है। जबकि जैविक खाद क्या होता है, ये फ्री होता है। ये घरों में आप जो डेली का कूड़ा करकट निकल रहा, जो डेली गाय भैंस रखे हो, उसके जो मलमूत्र अपशिष्ट हैं उनको कलेक्ट करते जाइए, गड्ढे में कलेक्ट करते जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट खाद बन के तैयार होती है। और जब फसल कटती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको खेतों में डला के जुताई करा देते हैं, तो ये खाद का काम करती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे यूरिया, पोटाश, डाई आदि। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजनी उर्वरक है, पोटेशियम युक्त उर्वरक है, फास्फेटी उर्वरक भी आते हैं। और इसमें क्या है, जैसे गोबर की खाद, मलमूत्र और सड़े गले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये क्या हैं, इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या किया, कवर करा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका फिर से आया कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है ट्रांसजेनिक जंतु मानव इंसुलिन संश्लेषण। तो ये दो टॉपिक दिए हैं, दोनों पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा जाए। तो उत्तर में आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो करोगे बेटा, पहला आप लिखोगे ट्रांसजेनिक। पहले हम ट्रांसजेनिक की चर्चा करते हैं, तो लिखते हैं ट्रांसजेनिक जंतु। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्जन है। इसकी जो हिंदी होती है ट्रांसजेनिक का, परजीवी होता है। क्या होता है, परजीवी जंतु होता है। ठीक है, परजीवी जंतु कह सकते हो, इसकी हिंदी है। ठीक है, तो दोनों नाम से पूछ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से क्या है, टिप्पणी के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको जरूर से जरूर क्या करेंगे, बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे ताकि पेपर में आ जाए तो ये जाने ना पाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में लोगे तो रटना नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, परजीवी जंतु। हम भी एनिमल्स हैं, आप भी एनिमल्स हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स हैं, परजीवी नहीं है, स्वजीवी है। क्योंकि हमारे इस बॉडी में सिर्फ खुद का अपना और अपने पेरेंट्स के ही जीन और डीएनए है, किसी दूसरे का नहीं डाला गया है। लेकिन यहाँ देखिए लिखा गया है परजीवी जंतु, यानी ऐसे जंतु जिसमें किसी दूसरे, पर माने दूसरे, जीनी माने जीन, किसी दूसरे का जीन क्या किया गया हो, डाल दिया गया हो, जिससे उस जंतु का जीनोम का स्ट्रक्चर बदल गया हो, तो इसे अब हम क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे साल्मन मछली इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है। ठीक है, साल्मन मछली में जो जीन है वो खुद का नहीं, उसमें कुछ क्या किया गया है, परजीन, दूसरे जीवों को क्या किया गया, इंटर करके उसका निर्माण किया गया है। तो ये क्या है, एक तरह से परजीवी जंतु के अंतर्गत आता। ठीक है, ऐसे ही परजीवी चूहे बनाए गए हैं जो व्हाइट कलर के थोड़ा सा बड़े होते हैं, आपने देखा होगा, और एक अच्छे लगते हो, वो भी परजीवी एनिमल्स है। ऐसे बहुत सारे परजीवी एनिमल्स बनाए गए हैं, लेकिन हालांकि इस पर थोड़ा सा रिसर्च पर ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ क्षेत्रों मानव पर कोई इस तरह का प्रयोग, कोई इस तरह का एनिमल डेवलप करने का कोई प्लान नहीं है भविष्य में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से कोई इस तरह का मानव संरचना निर्माण हो जाए जो मानव के लिए ही खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है,
परजीवी जंतु है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कुछ लोगों ने अभी कोरोना वायरस फैला है, तो कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने क्या कहा कि चीन ने इसे जैविक हथियार के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, इस तरह का कोई वायरस पहले से नहीं था, इस स्ट्रेन वाला वायरस नहीं था। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग बता रहे थे। ठीक है, नहीं सोचो सर कह रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे सुनने में आया कि चीन ने क्या किया, इस वायरस को खास तौर पर डेवलप किया परजीवी, अर्थात दूसरे किसी जीन को हेर फेर करके उसमें डाल करके, और इसका प्रयोग जैविक हथियार के रूप में करना चाह रही थी। लेकिन संजोग से क्या हुआ, उसके वुहान शहर के लैब से ही रिसाव होकर के फैल गया और वो चीन सहित पूरी दुनिया को ये क्या कर रहा है, हिला कर रख दिया है, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था, पूरे देश और विश्व की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, चौपट हो गई है। ठीक है, तो ये जो वायरस चीन ने बनाया, ठीक है, इसको एक तरह से परजीवी वायरस कहा जा सकता है। अगर चीन ने बनाया है तो, अगर नेचुरल तरीके से तो उसे नहीं कहेंगे हम। ठीक है, तो ये एक तरह से है। तो ये परजीवी जंतु की डिफिनेशन आप क्लियर हो गई होगी कि ऐसे जंतु जिसमें किसी दूसरे का जीन इंटर कर दिया गया हो, जिससे उसका जीनोम बदल गया हो, ऐसे जंतु को हम क्या कहते हैं, परजीवी जंतु कहते हैं। और ये ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट मछलियों पर, जैसे साल्मन मछली और अन्य एनिमल्स किया जाता है, मानव पर भी इस तरह का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं कि वह जंतु जिसमें कोई बाह्य जीन का प्रवेश कराने से उसका जीनोम परिवर्तित हो गया हो, तो उसे हम परजीवी जंतु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परजीवी जंतु, अर्थात इसी को ट्रांसजेनिक जंतु भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ओके, इसका निर्माण जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जीनी अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जीनी इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। जैसे अगर देना चाहें साल्मन मछली, ठीक है, जंतु की बात कर रहा है। ठीक है, साल्मन मछली, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने कि वह जंतु जिसमें कोई बाह्य जीन, किसी दूसरे एनिमल्स का जीन या कोई बाहर से कोई अन्य एनिमल्स का जीन क्या करें, प्रवेश करा देते हैं इस जंतु में, जिससे उसका जो जीनोम है वो बदल जाता है। तो अब उस जीव को, उस बने हुए जीव को हम जंतु क्या कहेंगे, परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक जंतु भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है, ठीक है, अर्थात इसमें जो जीन बाहर वाला हम डाल रहे हैं, वो जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अर्थात जीन इंजीनियरिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, जीन को इंटर करते हैं। तो ऐसे बने हुए जंतु को हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे साल्मन मछली इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है गाइज, ये भी आपका कंप्लीट। अब हम जो बच रहा है मानव इंसुलिन संश्लेषण की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा दूसरा वाला पॉइंट हेडिंग कर लेते हैं कि मानव इंसुलिन संश्लेषण, मानव इंसुलिन संश्लेषण, ठीक है, ये आपका है। अब हम इस पे चर्चा करेंगे। ये भी आपका एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए है, मानव इंसुलिन संश्लेषण। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले कि मानव इंसुलिन क्या होता है। ठीक है, मानव इंसुलिन क्या है।
मानो तो समझ रहे हो बेटा, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो आपके ही बॉडी में एक अग्न्याशय ग्रंथि होती है जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पूरे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी है, थाइमस ग्रंथि है, अग्न्याशय है, लीवर है, लार ग्रंथियां, बहुत सारे हैं ग्रंथियां, और सभी ग्रंथियों को दो भागों में बांटा गया, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब जो हार्मोन्स को रिलेट करें, जो हार्मोन्स बनाएं, और बहिःस्रावी मतलब जो एंजाइम बनाएं। जैसे जठर ग्रंथियां पेट में है, एंजाइम बनाती हैं। लार ग्रंथियां यहाँ पर है, 6 जोड़ी हैं, तो कितने हो गए बोलो, ये क्या है, एंजाइम बनाती हैं। लार एंजाइम है, एंजाइम बनाती हैं, तो ये क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी बॉडी में, वो सिर्फ हार्मोन्स बनाएगी, और जो बहिःस्रावी है वो सिर्फ क्या बनाएगी, एंजाइम। लेकिन एक ग्रंथि ऐसी भी है जो अग्न्याशय है, वो मिश्रित ग्रंथ के रूप में जानी जाती है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, क्योंकि पहले पर लीवर है, लीवर यकृत ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसके बाद अगर कोई बड़ी है तो पैंक्रियाज अग्न्याशय ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी भी है, बहिःस्रावी, अर्थात एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन्स भी बनाता है, दोनों बनाता है। इसलिए इसे अंतःस्रावी बहिःस्रावी अर्थात मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ये अग्न्याशय क्या होता है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए यहीं पर आपका है, मान लीजिए थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये मानव का माउथ पार्ट इस तरह से, ये आपका पेट हो गया और ये आंत हो गई, ठीक है, एक थोड़ा सा ऐसे बना दे रहे रफली। तो यहीं पर आपका जो है इस तरफ, यहीं पर पेट के नीचे इस तरह से ये क्या है, ग्रंथि है, ठीक है, इसको अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं। और जस्ट इसी के सामने आपका ऐसे क्या है, लीवर है। समझ गए, ये लीवर है और अग्न्याशय, ये सबसे बड़ी ग्रंथ, उसके बाद ये केवल और केवल बहिःस्रावी है क्योंकि एंजाइम बनाती है, लेकिन ये बहिःस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है, क्योंकि हार्मोन्स भी देती है और एंजाइम भी देती है। इसमें दो भाग होते हैं, अल्फा और बीटा। तो जो बीटा वाला भाग होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन्स बनाता है, और इंसुलिन हार्मोन्स को बना करके खून में, ब्लड में मिला देता है, जिससे जो हम खाते हैं वो मुंह से, पेट से, आंत में, आंत से छनकर ग्लूकोज के रूप में खून में गया, खून ले जाके सभी कोशिकाओं को, ऊतकों को दे दिया ग्लूकोज को, ठीक है, कोशिकाएं उसी को लेके अपना काम कर रही हैं, ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं। लेकिन रक्त में कभी कभी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे 2 रोटी की भूख है, 3 रोटी खा लिया, एक एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज मिलेगा वो ब्लड में, तो ये इंसुलिन क्या करता है कि बचे हुए ग्लूकोज जिसको कोशिका नहीं लिया, एक्स्ट्रा हो गया, वो ये इंसुलिन तुरंत ब्लड में मिल करके सभी ग्लूकोज को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करके लीवर में ले जाकर रख देता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। सभी ग्लूकोज को जब कलेक्ट करके रख दिया तो रक्त में ग्लूकोज एक्स्ट्रा होने नहीं पाता है और रक्त का पीएच मान बना रहता है। लेकिन जब मानव में ये इंसुलिन हार्मोन्स बनना बंद हो जाता है, ठीक है, ये गड़बड़ी आ जाती है, कम बनता है, कम बनने लगता है, तब रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित कौन करेगा, जिसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज डे बाय डे क्या होता है, बढ़ जाता है, और रक्त का पीएच मान गड़बड़ होता है, रक्त विषैला हो जाता है, जहरीला हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति को आंखों की रोशनी जाने लगती है, थकान महसूस होता है, पेशाब बार बार होता है, अर्थात डायबिटीज हो जाता है, शुगर जिसे आप कहते हो वो बीमारी हो जाती है। अर्थात रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना ही शुगर कहलाता है, और ये तब होता है जब मानव का इंसुलिन शरीर में ठीक तरह से कार्य नहीं करता है, बनता नहीं है, तभी ये होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंसुलिन हार्मोन। अब आप समझ गए होंगे इंसुलिन हार्मोन कहाँ से बन रहा है, क्या काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कृत्रिम तरीके से जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया, बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, ठीक है, जीन इंजीनियरिंग की सहायता से इसी इंसुलिन हार्मोन्स को बॉडी के बाहर तैयार कर दिया, और बॉडी के बाहर तैयार करने के बाद उसे क्या किया, इंजेक्शन के रूप में मार्केट में उतार दिया कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आप घबराइए मत, इंसुलिन का मार्केट में इंजेक्शन है, लीजिए और लगवाइए। और इंसुलिन का इंजेक्शन यही नाभि के पास, नाभि के 4 इंच इधर, 4 इंच छोड़ करके दाएं और बाएं साइड इंजेक्शन लगता है, और ये लगाते हैं तो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जिसका जैसे डायबिटीज रहे उस हिसाब से, पर डे नहीं लगवाना पड़ता है, उस हिसाब से लगवाते हैं, तब
ये रक्त में घुलकर ग्लूकोज को क्या करता है, हटाकर लीवर में ले जाके रखने का काम करता है। ठीक है, तो यही इंसुलिन हार्मोन्स है और इसी का बायोटेक्नोलॉजी अर्थात क्या, बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा क्या करते हैं, जीन सहायता से लैब में तैयार करते हैं और लैब में संश्लेषित करते हैं कृत्रिम रूप से और तैयार करके मार्केट में इंजेक्शन के रूप में देते हैं, तब डायबिटीज रोगियों को लगता है। तो डायबिटीज रोग क्या होते हैं, हालांकि ये क्या है, थोड़ा खतरा भी होता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन्स अगर आर्टिफिशियल तरीके से अगर आपको लग रहा है तो बार बार तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो यही क्या है, मानव इंसुलिन संश्लेषण, अर्थात मानव में जो इंसुलिन बन रहा है उसका संश्लेषण, उसे कैसे बायोटेक्नोलॉजी सहायता से क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये रहा मानव इंसुलिन संश्लेषण गाइज। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।